बात करेंगे जहां कांग्रेस गुजरात अधिवेशन में अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने में जुटी दिखती है, जिसकी बानगी अधिवेशन के दूसरे दिन यानी कि आज दिखी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने एक सुर में पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गरीब अल्पसंख्यक की हितैषी है। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी लेकिन मनमानी कर रही है। संसद से लेकर चुनाव आयोग तक कब्जा करने में बीजेपी जुटी हुई है। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अमेरिकी टैरिफ टेरर से लेकर वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पर सरकार को घेरा। इसके साथ उन्होंने मोदी सरकार पर देश की संपत्तियां बेचने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। पहले गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन जारी है। अधिवेशन के आखिरी दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए अपने तर्कस के तमाम तीर पीएम मोदी की ओर दागे। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी की सरकार के बारे में क्या कहा। पहला आरोप, अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया। संसद में इस मसले पर बहस नहीं हुई। दूसरा आरोप, देश की इकोनॉमी में मनमानी चल रही है। सार्वजनिक संपत्तियां निजी हाथों में सौंपी जा रही हैं। तीसरा आरोप, पीएसयूज बेचकर लाखों परमानेंट सरकारी नौकरियां खत्म कर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर चोट की जा रही है। चौथा आरोप, एयरपोर्ट, पोर्ट, माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया हाउस सरकार अपने मित्रों को दिलवा रही है। पांचवा आरोप, चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश में है। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस समय देश की सुरक्षा खतरे में है। खड़गे ने आगे कहा कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मोदी सरकार और खुद मोदी देश की संपत्तियां बेचकर चले जाएंगे। मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूं। आज चुनाव आयोग से लेकर संसद तक सरकार का विस्तार बनाने की कोशिश है। इलेक्शन इंस्टीट्यूशन भी उनके कंट्रोल में है और सरकार हर चीज में आज इंटरफियर करके अपना वर्चस्व हर जगह बिठा रही है। वहीं बीजेपी ने खड़गे के बयान पर बिना देरी किए पलटवार किया। बीजेपी नेता टॉम वडक्कर ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने किन हालात में चीन को हिंदुस्तान की जमीन दे दी, किस हालात में पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज किया और वो कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कश्मीर मसले को यूएन तक पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी पहचानता है और वो पहचान देश को बताना चाहिए। किस हालातों में चाइना को जमीन सरेंडर किया इन्होंने, किस हालातों में पाकिस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और किस प्रधानमंत्री ने कश्मीर इश्यू को यूएन ले गया था। जवाब देशवासी मांगेंगे। ऐसे में जब कांग्रेस एससी एसटी आरक्षण की बात उठा रही है तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस को ही दलित विरोधी बताते हुए सवाल खड़े किए कि अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पहले खड़गे जी का सम्मान करना सीखो, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी कुर्सी किनारे पर लगाने का क्या मतलब था। ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। बहरहाल
कांग्रेस गुजरात अधिवेशन के जरिए मोदी सरकार पर हमला कर रही है तो बीजेपी भी कांग्रेस पर निशाना साधने में देरी नहीं कर रही। लिहाजा कांग्रेस गुजरात अधिवेशन से जहां अपनी जमीन तलाशने और तराशने में जुटी है तो बीजेपी भी कांग्रेस को एक भी मौका देने की कोशिश में नहीं है, क्योंकि ये देश के दो बड़े दलों की लड़ाई है जिसमें मुद्दों पर कशमकश जारी है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल जुड़ चुका है। हम आपसे उनका परिचय करा देते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी जी हमारे साथ जुड़ेंगी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार वहीं कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता हिमांशु शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं और हिमांशु जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। तो सबसे पहले मेरा सवाल संदीप जी से ही है। संदीप जी, क्या वजह रही कि गुजरात में कांग्रेस का यह अधिवेशन 64 साल बाद आयोजित करना पड़ रहा है? 64 साल बाद आयोजित करना पड़ रहा है ये आप मतलब अजीब सवाल है। इसका मैं क्या जवाब दूं कि नहीं, इसमें अजीब क्या है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ वजह क्या है। तो वजह पूछना कोई गलत है क्या? अजीब है क्या इसमें? नहीं, सर अजीब बात तो आप कर रहे हैं। नहीं, अब आप ये बताइए, उदयपुर में इसके पहले अधिवेशन हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, अलग अलग राज्यों में 14वां अधिवेशन है कांग्रेस का। 84 अधिवेशन हो चुके हैं। तो ये कहना कि गुजरात में 64 साल बाद है और क्यों करना पड़ रहा है नहीं, इसलिए कि 100वीं जो है अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी जी का 100वां वर्ष है, 150वीं जयंती है जो है सरदार पटेल जी की, इसलिए हम वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। बाकी दूसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखना चाह रहे हैं तो भारत में कहीं पर भी जो है अधिवेशन हो सकता है और होता रहा है। हम तो अधिवेशन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस तरीके के अधिवेशन करती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो तो उनसे पूछ लेंगे, लेकिन आपसे सवाल ये कि जैसे कि अभी आपने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र किया है, तो सरदार पटेल और महात्मा गांधी की विरासत को पुनर्जीवित करना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है या फिर कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है गुजरात में उसे वापस पाने की कोशिश है? नहीं अंजलि जी, पहले तो ये मान के चलिए कि गुजरात में हम बहुत नजदीक की फाइट करते हैं। तो भले हम चुनाव 30 वर्ष से वहाँ पर हार रहे हैं, लेकिन वोटा परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे और जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। पहली चीज तो वहाँ पर मजबूत है, भले हम सत्ता में नहीं है, लेकिन मजबूती से हम वहाँ चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर हमको अच्छी खासी जो है स्ट्रेंथ में लोग वोट भी देते हैं। तो वहाँ पर हम कमजोर नहीं है बनस्पत उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों की अपेक्षा, तो वहाँ पर हम मजबूत है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा गांधी जी और सरदार पटेल जी की विरासत को जिंदा करना, क्या आपका उद्देश्य है क्या? उनकी विरासत कभी मर ही नहीं सकती है। जब तक ये देश है उनकी विरासत रहेगी। हाँ, एक बात मैं कहूंगा अंजलि जी, कुछ लोगों को अपने पिता को पिता कहने में शर्म लगती है। उसको अगर थोड़े से ठेठ लहजे में कह दे, अपने बाप को अपना बाप कहने में दिक्कत होती है। दूसरे का बाप अपना बाप बनाने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये आपका बयान किस संदर्भ में है? किसके लिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं? वो अभी सब ले लेंगे, अपना हिस्सा ले लेंगे। अंजलि जी बोल लेने दीजिए। तो आज महात्मा गांधी जी हमारे हैं, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसी तरीके से गृह मंत्री मतलब महात्मा गांधी हमारे नहीं है। महात्मा गांधी सिर्फ कांग्रेस के, महात्मा गांधी हमारे नहीं है, हम पत्रकारों के नहीं है महात्मा गांधी। नहीं, हमारे का मतलब क्या होता है? हमारे का क्या होता है? हमने क्या क्या कि सिर्फ हमारे हैं?
हमारे का मतलब आप भी हैं, उनके नहीं है जो उनको गोली ये तो मार मुझे तो देते हैं। लगा कांग्रेस अपनी विरासत समझती है महात्मा गांधी ये को। आपकी सोच है। नहीं, सुन लीजिए, निजी संपत्ति उस थोड़े ना है देश की- महात्मा गांधी। सुन लीजिए, बिल्कुल है, उनके विचार जो अगर नहीं मानते तो उनकी संपत्ति तो नहीं हो सकते ना। जो को गोली मार दें, जो उनकी विचारधारा से सहमत ना हो, वो तो उनके नहीं हो सकते ना, तो वो तो कतई नहीं हो सकते। वो जो उनकी विचारधारा को साथ करता हो वो उनके हैं, वो कोई भी हो। हमारे का मतलब ही होता है, मैं कहता कि जो है मेरे हैं, तब तो ठीक है, हमारे में सब आ जाते जो उनकी विचारधारा से सहमत है। मैं सिर्फ इसलिए बात कह रहा हूँ कि आज महात्मा गांधी जी को वो लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं जिन पूर्वज संगठन और आरएसएस जिनका पुतला जलाया करता था, उनका जिनके बारे में कार्टून निकाल के उन पर व्यंग्यात्मक लहजे में उनकी आलोचना ही नहीं, उनको जान से मारने की धमकियां उस समय भी दी जाती रही। वो अगर आज पूजते हैं तो ये उनसे अच्छा करते हैं, महाराज पूजिए, अच्छी बात है, लेकिन उनके विचारों को भी तो आप साथ कर लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक बड़े मजेदार बात आप समझिए, सरदार पटेल उसी तरीके से गृह मंत्री रहे हैं कांग्रेस के, जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में, जैसे आज अमित शाह मोदी जी की कैबिनेट में। लेकिन बड़ी विडंबना देखिए, ये कहते हैं कि क्या आपके हैं, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके नहीं है क्या? उनसे क्या दिक्कत है भाई? आप कहते हो कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इतनी बड़ी मूर्ति लगवा दी, अच्छी बात है, लगवा देना चाहिए। वो देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं, देश के एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो जवाहरलाल नेहरू जी से कौन सी नफरत? क्या दिक्कत है भाई? क्या गुनाह किया उन्होंने? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि उनसे आपको इतनी नफरत है? लेकिन दिक्कत यह है कि पंडित जी का वोट तो आप धर्म के नाम पर ले लेते हो। अब सरदार पटेल जी का आपने एक जात में बांध दिया, गुजरात में उनकी बिरादरी के लोगों को आपने पिछड़ा आरक्षण आज तक नहीं दिया, बेचारे आंदोलन करते मर गए। लेकिन आपको उनके नाम पर वोट लेना है, पूरे देश में घुमाकर बताना है कि नहीं हमारे पप्पा यही हैं, हमारे पप्पा यही हैं, हमारे बाप यही हैं, तो आप उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हो। क्यों भाई? आपके पूर्वजों ने उनको गाली दी, उन्होंने आपके संगठन पैतृक संगठन पर बैन लगाया, उसकी आलोचना की, बताया कि जिहादी संगठन है, और उसके बाद आप कहते हो कि नहीं हमारे पप्पा हमारे वही है, हमारे पप्पा वही है। क्यों? ठीक है, पटेल जी की ऐसी कौन सी नीति का ठीक समर्थन है आपके हिमांशु पूर्वज जी, नेताओं ने किया? कांग्रेस की ओर से आज तमाम बड़े गंभीर आरोप लगाए गए बीजेपी पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर, और साथ ही आप सुन ही रहे हैं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हिमांशु त्रिपाठी जी, माफ कीजिएगा संदीप त्रिपाठी जी, वो भी ये कह रहे हैं कि पटेल जो कि आंदोलन करते रहे, आप एक तरफ हितैषी भी बनते हैं सरदार पटेल के, लेकिन दूसरी तरफ पटेलों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है गुजरात में। इसको लेकर के आपका क्या जवाब है? और तमाम जो आरोप लगाए गए हैं आज चुनाव आयोग पर कब्जा करने से लेकर जाति जनगणना आरएसएस नहीं होने दे रही है, उसको लेकर भी आपका जवाब क्या है? जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। अब मैं इनकी पार्टी जी के जो इन्होंने रद्दे से कमेंट मारे, मैं इनका जवाब दूंगा। सबसे पहले इन्होंने जो बोला सबने अपना बाप चुन लिया है, तो उससे मुझे एक बात याद आई। आज खड़गे जी ने बोला, जो कि 82 साल के हैं, उन्होंने 78 साल की सोनिया गांधी को बोला कि इनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो त्रिपाठी जी ने बोला कि अपने अपने बाप चुन लिए हैं, तो मुझे लगता है वो भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने खड़गे जी ने आज बोला 78 साल की सोनिया गांधी जी से कि इनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। अच्छा, दूसरा ये सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, तो सरदार पटेल की ही विडंबना रही थी भाई साहब, जीतने के बाद जिसको पूरी कांग्रेस ने वोट किया उनको होम मिनिस्टर बना दिया, और जिसको एक वोट मिला उनको प्रधानमंत्री बना दिया। विडंबना ये विडंबना वो नहीं बोल रहे हैं, विडंबना ये हुई थी सरदार पटेल के साथ। अरे भाई बीच पार्टी थी, देखो झूठ नहीं चलने दूंगा ना, वो फैसले नहीं चलने दूंगा जो आप सोशल मीडिया पे चलाते हो। अरे वो नहीं पार्टी चलेगा। थी, आप शुरू लोग किया। कैसे कैसे कह रहे हो? अरे कहाँ पार्टी पढ़ा? बोलना कैसे शुरू जानते किया हो? है अभी कैसे सुबह वोट मिला, कहाँ पढ़ा आपने? संदीप जी, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, क्योंकि आपको भी पूरा समय मिला था। आपके बीच में हिमांशु जी जब नहीं बोले थे तो पहले जवाब सुन लीजिए। आपने भी गंभीर आरोप लगाए थे, पहले उन्हें सुन लीजिए,
फिर आप पे आएंगे। अंजलि जी, झूठ आपकी नहीं बात है। को सुन लिया। वो अभी तक वो नहीं बोले, आपने झूठ बोला या सच बोला? जब मैंने उनसे सवाल किया तभी वो बोले, तो इसलिए बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए। अच्छा, मैं अभी तक अपनी बात मैंने शुरू ही नहीं की, अभी तो मैं दूसरी बात, अरे पहला रिएक्शन तो ले लेने दीजिए। संदीप जी क्या कर रहे हैं आप? झेलता है नहीं, बोलने आ जाते हैं। एक मिनट सुनिए, अभी मैंने इनकी पार्टी का बोला है। अच्छा, दूसरा मैं इनके सैम पित्रोदा को कोट करता हूँ। सैम पित्रोदा ने बोला ये अधिवेशन कुछ नहीं होता है, जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। जब तक जमीनी स्तर पर नहीं करेंगे अधिवेशन फालतू है, ये सैम पित्रोदा ने बोला। अच्छा, अब अधिवेशन में चौथा क्या बोला गया मैं बताता हूँ। इनके महामहिम राहुल गांधी क्या बोले? महामहिम राहुल गांधी भाई हम दलित मुस्लिम के चक्करों में पड़ गए और ओबीसी हमसे छिटक गए। मतलब क्या ये कहना चाह रहे हैं कि दलित पे इसका प्रयास करना क्या है फालतू था? मुस्लिमों के ऊपर जो उन्होंने क्या बोलना है फालतू था, तो ओबीसी छिटक गए हैं। अरे कैसी गंभीर बातें कर रहे हैं। और दलित विरोधी तो उनकी मानसिकता वहीं जाती, तो बड़े बड़े बातें करते। न सिर्फ वो दलित विरोधी कह रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी का आज का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि आरएसएस ने तो संविधान को किस तरीके से जलाया था रामलीला मैदान में। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश का झंडा तिरंगा होगा। सालों तक आरएसएस ने तिरंगे को सैल्यूट तक नहीं किया, और यहां तक कि संविधान को भी जलाया रामलीला मैदान में जब लिखा गया था। संविधान को तो जलाया है, और रामचरितमानस को ये सब तो इंडी गठबंधन वाले जलाते हैं। संविधान की बातें करते हैं, चर्चाओं की बातें करते हैं। अरे संविधान को अगर मानते राहुल गांधी, तो हम जो चर्चा बैठाते हैं, अभी वक्त की चर्चा हुई तो थाईलैंड क्यों घूमने जाते हैं? अरे भाई, देश की संविधान की अगर इतनी कदर है, तो जब पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट का एक दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए है। जब सारे सांसद वहां बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश से आए हैं, हमारे जनता के टैक्स का पैसा खर्चा हो रहा है, उसमें थाईलैंड घूमने जाओगे कहां से? और फिर आगे बोलो कि संविधान किया जाए। 9 करोड़ रुपए एक दिन का संसद का खर्चा होता है, कौन देगा? हमारे यहाँ देश जाता है, ये करते हैं ये लोग काम। उसके बाद कह रहे हैं आज कहते हैं कि चर्चा नहीं करते, चर्चा से भाग रही भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, वक्त पे 2013 में 5-5 घंटे की चर्चा होती थी, 12-12 घंटे दोनों बोर्ड में चर्चाएं हुई हैं। भागते फिर रहे हैं। अगर दम है तो जो मुद्दे हैं उसमें चर्चाओं पे आके बैठना आप सामने। थाईलैंड और जो है मलेशिया और ये सब देश दिखाई देते हैं आपको। दूसरी बात मैं बता दूं, अभी दलितों की बात की तूने। अरे भाई, ये कह रहे हैं कि लड़के जी के मान लो पैर पे समस्या है, तो सोफा भी तो उसी लेवल का बैठा है। जी का विशेष है कि आप किनारे बैठा देना, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठे पार्टी का अध्यक्ष जो जिनको महान दलित चेहरा उनको सबके किनारे बैठा दिया। अरे उनके और बीच में इतना गैप था, पार्टी के नहीं है 29 बैठे हुए थे, और पार्टी का अध्यक्ष सबके किनारे बैठा हुआ है। ये दलितों के प्रति जो है प्रेम है, तो ये तो दिख जाता है। कांग्रेस आज कैमरे में बोलते, राहुल गांधी तो आलू देते हैं, स्टोव में कोयला जला देते हैं। सब बोलना के बातें अलग, आप दिखाएंगे फसल पे या कुछ करके दिखाएंगे, सिर्फ की बातों से कुछ नहीं होता है। आप काम भी कर सकती है। ठीक है, रमेश ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। रमेश ठाकुर जी, क्योंकि ये अधिवेशन जो कांग्रेस की ओर से गुजरात में आयोजित किया गया, क्या 2027 में इस तरह के ऐतिहासिक अवसरों का जिक्र करके 2027 का जो लक्ष्य है समझ सकते हैं कांग्रेस की ओर से, क्या ये भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न करेगा, या फिर अब कांग्रेस की पुरानी और अप्रासंगिक रणनीति बस रह गई है मात्र? देखिए अंजलि, मुझे अधिवेशन प्रासंगिक समझने की जरूरत कांग्रेस के लिए कितना है इसको बताने की आजादी से और लेके अभी तक अधिवेशन तो तकरीबन मुझे हुकूमत रही है। पहला ऐसा अधिवेशन जब ये है पार्टी सत्ता में, और इस बीच ऐसे मुद्दे हुए हैं 3 तलाक को 370 और वक्फ बोर्ड का मामला जो चल रहा है। इसके बाद सबसे इनके लिए कि ईवीएम बैलेट पेपर चुनाव होने चाहिए। ये सारे ये जो 2 दिन कल और आज एक है 2 अधिवेशन हुआ है, इसमें पूरे भारत
प्रमुख प्रतिनिधि कांग्रेस के 1700 बुलाया गया है के बीच में ये डिस्कशन, ये मंत्र इस चीज को आगे ले जाना, चीजों को रिफॉर्म। माफ कीजिएगा रमेश जी, आपकी आवाज यहाँ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, शायद हम उसे ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। वापस से रुक लेते हैं और कुछ कहना भी चाहते हैं संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पटेल को दरकिनार किया गया है, तो देखिए अभी तक 2014 में देखिए एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया सरदार पटेल की जयंती को, दूसरा 2017 में कंक्रीट डैम का उद्घाटन, सरोवर डैम जिसे कहते हैं, सरोवर डैम का उद्घाटन किया गया, 2018 में स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल साहब की विरासत इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप बीजेपी ने अपनी मान ली है। देखिए अंजलि जी, किसी को मूर्ति में सिमटा देना बहुत बड़ी बात है, मतलब आसान बात है। हमने कहा ना कि उनके आदर्शों पे आप चल के दिखाइए ना। मूर्ति अगर लगाना है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लगा दीजिए भाई। आपके पैतृक पिता हैं, घोषित बाप हैं, उनकी मूर्ति आप नहीं लगा पाते हो। आपके पैतृक संगठन के हेडगवार की लगा दो, वीर सावरकर की लगा दो। आपके पास चेहरा नहीं है ना, आदर्श पुरुष नहीं है, अभी आपको दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना पड़ रहा है। दूसरी चीज, अभी आप डैम की बात कर रहे हैं, ये जो आप बार बार कह रहे हैं दूसरे के पिता को लेकर, आप ये किस संदर्भ में बार बार कहना चाहते हैं? क्या किसी महापुरुष को आदर्श नहीं माना जा सकता? नहीं, बिल्कुल माना जा सकता है। पहले उसको गरियाइए, उसके बाद गाली दीजिए, फिर उस दुनिया में ना रहे तो फिर उसके बाद कहिए कि नहीं ये तो हमारा किसने बाप है, गरियाया? हमारा यही बाप तो है। ये सवाल जो आप बार बार कर रहे हैं, किसने गरियाया? क्या रहे हैं आप? हम ये तो कह रहे हैं कि सरदार नहीं, वल्लभ भाई किसने अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग किया है? सुन लीजिए अंजलि जी, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब तक जिंदा थे, हाँ। उनकी एक ऐसी कौन सी नीति थी जिसका आरएसएस ने समर्थन किया था? या हिंदू महासभा जो भाजपा का जनसंघ के पहले का जनसंघ ने समर्थन किया रहा हो, या हिंदू महासभा ने किया रहा हो आजादी के पहले, इसलिए कि 34 में भी चुनाव हुए और भी चुनाव हुए, एक ऐसी चीज जिसका समर्थन किया हो बता दे, फिर हम मान ले भाई। मतलब उनके जिंदा रहते आप उनको गरियाए, जीत गए थे उसके बाद नहीं बने, और नेहरू जो है हार गए तो उसके बाद प्रधानमंत्री बने हैं। ये सबसे ज्यादा कांग्रेस का प्रेम दिखाता है। कोई डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट है कोई? नहीं आप गजबे बात कर नहीं रहे हो। ये बताइए कि क्या जो मूर्ति आज मिसाल पेश कर रही है, मेरी बात सुनिएगा संदीप जी, जो मूर्ति, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी मिसाल पेश कर रही है, ना सिर्फ इस मूर्ति का जिक्र है बल्कि पुरस्कार भी इसी नाम से घोषित किया गया था 2018 में, और इसके अलावा एकता दिवस भी मनाया जाता है उनकी जयंती के अवसर पर। ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर। ये सभी बीजेपी की ओर से उदाहरण अभी तक आपके सामने रखे जाते हैं। इस पर आपका जवाब लेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। तो जैसा कि संदीप जी को एक सवाल के साथ में छोड़ गई थी, संदीप जी उसका जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी। जी एक बार सवाल फिर से अंजलि जी दोहरा देंगी तो? बिल्कुल, सवाल यही कि देखिए, चाहे वो आप बात कर रहे हैं खैर कि महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल, और आप ये भी पिता का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या किसी महापुरुष को, उनके आदर्शों को नहीं समझा जा सकता? और ना सिर्फ मूर्ति बनाई गई है बल्कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा और भी कई कार्य किए गए हैं। एकता दिवस जो कि सरदार पटेल की जयंती के दिन ही मनाया जाता है, और साथ ही कंक्रीट डैम का भी उद्घाटन किया गया, और साथ ही पुरस्कार भी उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। अब आप इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि सरदार पटेल हो या फिर महात्मा गांधी, किसी की निजी विरासत नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, वो भी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। क्या उनका ब्राह्मण होना अपराध है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, इस वजह से उनको आप अभी तो कांग्रेस दलित, थोड़ी देर पहले दलितों का जिक्र कर रही थी, अब आप कहां से सवर्ण और ब्राह्मणों पे आ गए?
नहीं, अब मतलब अब क्या ये भी कॉपीराइट करा लिया है क्या किसी ने? कांग्रेस क्या की नहीं कर आदत सके? रही है सालों अब से शांति से सुनिए। जाति अब में अंजलि जी, हम्म। इनसे भाई साहब से खूब जानकारी ले लीजिएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हैं। आप बोल लीजिए तो हम बोलते हैं, और कुछ बोलना है? सुनिए शांति से, सवाल हमसे हुआ है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अब देखिए, ये देखिए, अब नागपुर यूनिवर्सिटी की पाठशाला वाली खोल दी किताब, इससे कुछ नहीं होगा महाराज, शांति से सुनिए। अंजलि जी, किसी भी व्यक्ति के आप आदर्श अगर उसको मानते हैं तो उसके सिद्धांतों को मानिए, हाँ, उसके विचारों को मानिए। हाँ। आप उसके नाम पर पुरस्कार रख दीजिए, उसको हाँ। भारत रत्न दे दीजिए, तो ये गलत है, इससे आप काम बताएं। नहीं होता है। अगर आप गलत। उसको आदर्श मानते हैं नहीं तो ये उसके गलत विचारों है। पर चलिए। उनके नाम पे पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, उनके नाम पर जैसा कि एकता दिवस मनाया जा रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है उनकी, तो ये गलत है। हमने कहा कि आप सब कुछ बनवा दीजिए। हाँ, अगर बनवाने से मतलब है हाँ। तो आप अपने पैतृक, जो आपके पैतृक संगठन के मुखिया रहे श्याम प्रसाद मुखर्जी क्या नहीं बनवाते, वीर सावरकर क्या नहीं बनवाते, हेडगेवार जी क्या नहीं बनवाते? अगर आपका वो, इसलिए कि आपको वोट लेना है उनके नाम पर, उनके आदर्शों ठीक को है, नहीं इसका करना। जवाब हिमांशु जी से ले लेते हैं, अब फिर हम एक बार ए.के. मिश्रा जी के पास मुझे- चलेंगे। रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, जवाब दीजिएगा इस बात का, वो सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप अपने पार्टी के बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को आके क्यों नहीं रखते हैं, उनके नाम की मूर्तियां क्यों नहीं बनवाते, उनके नाम से पुरस्कार क्यों नहीं वितरित किए जाते हैं? ये सवाल कांग्रेस का आपसे। मुझे सबसे पहले लगता है त्रिपाठी जी आज घर से सीधे आ गए हैं, ना कुछ पढ़े हैं, ना कभी इसके पहले कभी न्यूज देखी है। मुझे लगता है सीधे पैदा होकर सीधे स्टूडियो में ही आ गए हैं। उन्होंने भी बोला भारतीय जनता पार्टी कभी अधिवेशन ही नहीं रखती है, तो फरवरी 2024 में राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का चला था, वो कहाँ है? पार्टी जी कुछ नहीं पता है, बस कांग्रेस में जैसे नहीं, राहुल गांधी ने जैसे बोले कुछ भी आगे बोल लेते, वैसे इधर भी आके बोल रहे हैं। अरे भाई, दीनदयाल उपाध्याय जी से के तरफ से हमारी पार्टी बनी थी, दीनदयाल उपाध्याय नगर है, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से हमारा जो है कार्यक्रम चलते हैं। दूसरी पहली बात ये है, और दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि विचारधारा की बात कर रहे हैं कि हम जो है असली वही होता है जो विचारधारा अपने पैतृक पुरुषों को मानता है। तो जरा ये बताएं कि मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट फॉर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये पटेल जी ने बोला। आपके मनमोहन जी आके टीवी पे बोलते हैं मुस्लिम हैव द फर्स्ट राइट फॉर द रिसोर्सेज इन इंडिया। आपके 1955 में किसी ने वक्त की मांग नहीं की, कांग्रेस ने जबरदस्ती लगी की। क्या पटेल जी आपके कान में बोल के गए थे कि वक्त बिल को लेके आओ? इनके मणिशंकर अय्यर जाके कांग्रेस में पाकिस्तान में कहते हैं कि आप हमारी सरकार लेके आइए। क्या ये सरदार पटेल की योजना है? क्या ये गांधी जी ने बोला था आके राहुल गांधी के कान में कि जाके मणिशंकर अय्यर को भेजो? ये विचारधारा को फॉलो करते हो? कह रहे ओबीसी हमसे छिटक गए, दलितों और मुस्लिमों के पीछे चले गए, जाति जनगणना करनी है। ये सब कौन सिखा रहा है भाई? ये सब पटेल जी आके सिखा रहे हैं क्या आपको? बात करते हैं विचारधारा की, ये विचारधारा क्या फॉलो करेंगी? क्या ऐसा काम कर दिया आपने पटेल जी ने जो बोला था? 4 सवाल पूछ लूंगा, त्रिपाठी जी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या पटेल पैदाइश तक चले गए नाजायज बाप की औलाद, जुम्मन मियाँ की औलाद। ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी? आप ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बोला अभी जब हमारी पैदाइश पर जा रहा था तो आपका मुंह खिल उठा था क्या? नहीं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना आप मेरे लिए करिए ना किसी के लिए करिए। बदतमीज, जब अभी वो बदतमीजी कर रहा था तब कहाँ थी तुम? आपको अभी यहाँ इस डिबेट से मैं जाने के लिए कहती हूँ, आपके इस शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक महिला के लिए भी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अभी वो पैदा होते हुए मैं स्टूडियो में आ गया, तो तुम्हारा मुंह कहाँ था? मिला हुआ था क्या? यहाँ पर आप पार्टी का पक्ष रखने आए, जनता का पक्ष रखने आए, ना कि आप महिला पर टिप्पणी करने आए। पत्रकार पर भी आप टिप्पणी कर रहे हैं। आपका अपना जो मसला है वो बाहर सुलझाइए। बदतमीजी करवाओगी? आपका अपना जो मसला है उसे बाहर सुलझाइए। क्या बोला? यहाँ पर किसने बदतमीजी की है? किसने बदतमीजी की है? अपने मसले बाहर सुलझाइए। यहाँ पर शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करिए, सोच समझ कर। तो फिर बीच में अगर टिप्पणी नहीं तो मेरे लिए शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करिए,
बहुत सोच समझकर, नहीं, बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करिए, अन्यथा मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा आपके खिलाफ। संदीप त्रिपाठी जी, ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए, आपके खिलाफ कोई और कदम उठाना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करिए। वो आजादी मुझे भी है, वो आजादी आपको है। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करिए। अपने अधिकार और नहीं, अधिकार आप सीख कर आइए, आपके क्या अधिकार है। ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों को आप सुन रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं। आपने दोनों के शब्दों को सुना, क्योंकि आज राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस जाति जनगणना नहीं होने देना चाहती है। चुनाव आयोग पर कब्जा करने का आरोप खड़गे लगा रहे हैं। साथ ही महाराष्ट्र में छल से चुनाव जीतने का आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगाते हुए नजर आ रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पिछले 10 सालों से कांग्रेस प्लस मैं विपक्ष को देखूं, सवाल ये है कि आरोप ये वाकई में ईवीएम हैकिंग और बहुत सारे तरीकों से ये लगा रहे हैं कि जनता को बरगला करके संविधान के दायरे में सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध है। और इन्होंने कोशिशें भी की, कांग्रेस और विपक्ष ने कई बार कोशिशें की सिद्ध करने की, कोर्ट तक गए, वो हो नहीं पाया। तो अब इसमें कोई भी डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक बचा नहीं है। या तो आप सिद्ध कर दीजिए जो आरोप लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो उसका यह है कि भाई आप भी चुनाव जीतिए। जब आप चुनाव जीतेंगे तो जनता और सारी मीडिया अपने आप आपको सही मानने लगेगी, आपके तर्कों को, आपके बातों को, आपके विश्वास को, आपके आइडियोलॉजी को सही मानने लगेगी। लोकतंत्र में जनता को कन्विंस करना, जनता को संतुष्ट करना ही सबसे बड़ा पैरामीटर है आपकी योग्यता का। अगर आप लगातार फेल हो रहे हैं और कई ऐसे प्रमाण आपके खिलाफ मिले हैं कि आपने कोई चीज बोली और वो कालांतर में गलत साबित हो गया, तो जनता का विश्वास भी उठ गया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था कि भाई सरदार पटेल के यहाँ सोनिया गांधी वगैरह ये लोग जा रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सवाल प्रतिपक्ष ने ये उठाया कि भाई बीजेपी वाले अपने नेताओं का क्यों नहीं बनाते। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो महापुरुष हैं वो देश के सारी पार्टियों के हर जाति और धर्म के लिए महापुरुष हैं, और सबका साझा वो एक प्रयास है, कोई भी जा सकता है। रही बात बीजेपी की, तो मैं आपको बताऊं, बीजेपी के लिए जो पहले आदर्श पुरुष थे वो राम थे, और 70 साल या 100 साल का संघर्ष आरएसएस और बीजेपी ने राम की प्राण प्रतिष्ठा एक मूर्ति बनाने में कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप ये बोल रहे थे कि एक अपने नायक की मूर्ति बनाने में 70 साल इन्होंने संघर्ष किया। अब राम और कृष्ण की मूर्ति बन जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो फिर बीजेपी के जो कालांतर में नेता हुए हैं, चाहे हेडगेवार जी रहे हो चाहे जो रहे हो, उनका वो लोग अपना बनवाएंगे। मैं तो कांग्रेस को भी बोलता हूं, भाई आप जैसे सरदार पटेल की मूर्ति देखने जा रहे हैं, राम की मूर्ति के पास भी जाइए, किसी ने रोका है क्या आपको? कांग्रेस के पास इसका क्या, या विपक्ष के पास क्या जब राम आपके महापुरुष नहीं है, बोल दीजिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, बोल दे कि राम हमारे महापुरुष नहीं है। तो इस तरीके से बंटवारा मत करिए। ये जितने भी महापुरुष हैं अपने देश के हजारों लाखों साल पहले से। संदीप की तो बातों से ये लग रहा है कि वो इस बात से आपत्ति भी जता रहे हैं कि आपने एक महापुरुष की मूर्ति कैसे लगवा दी। नहीं, अब अपनी आपने उनके नाम पर पुरस्कार कैसे वितरित करने शुरू किए? आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। नहीं, ये महापुरुषों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। संदीप जी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं और कांग्रेस को बुलंदियों पे ले जाने के लिए कृत संकल्प है, लेकिन महापुरुषों को बांटा नहीं जा सकता है। आपके पुरस्कार देने, उनके नाम पे कुछ करने से केवल आपने, वो प्राइवेट संस्थाएं भी करती हैं, सरकार को तो छोड़िए। सरदार पटेल के नाम पे कई जगह कई प्रकार के आयोजन होते हैं, कई प्रकार के कितने सारे स्कूल कॉलेज है। जितने महापुरुष हैं, सरदार पटेल के लाखों साल पहले, मैं भगवान राम और उनके पहले की भी अगर बात करूं तो गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में दिन रात कहीं न कहीं प्रोग्राम और सम्मान समारोह होता है, रोम रोम में बसे हुए हैं। तो सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि जो लोग राम का विरोध करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आप नेहरू की मूर्ति के सामने जा सकते हो, चौराहे पे हर चौराहे पे लगवा सकते हो, और हजारों इंस्टीट्यूट और इन सब का नाम नेहरू और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे या किसी और नेता के नाम पे हो सकता है, तो राम और कृष्ण के नाम पे क्यों नहीं हो सकता है? क्या वो महापुरुष नहीं थे आपके? ठीक है सर। रमेश ठाकुर जी, वही भीमराव अंबेडकर जिनके विचारधारा को लेकर मतभेद रहा है, जब संविधान बन रहा था तो कांग्रेस में आपसी मतभेद भी देखा गया था।
और अब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते नहीं थकते हैं सदन में कांग्रेस। दूसरी तरफ सवाल यह भी कि दलितों की बात हो रही है, अभी मंच पर देखिएगा, मंच पर देखिए, यहां जो 82 साल की उम्र के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कुर्सी पर बैठे हुए किनारे, राहुल गांधी बैठे हुए हैं सोफे पर। इसे कैसे देखा जाए? अब तो यहां पर महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं होता है कांग्रेस में। देखिए अंजलि, आवाज आ रही है मेरी? अब जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अंजलि, बात देखो कुछ ये है कि संदीप त्रिपाठी की उस समय बात को सुना नहीं गया, मैं सुन रहा था आराम से। उन्होंने किसी महापुरुष को बांटने की बात नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ क्लियर कट ये कहा था कि भाई वो महापुरुष जो सबके हैं, जब आप सत्ता में हो तो या अपनी चीजों के लिए तब आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, और बाद में जब जरूरत के हिसाब से उनकी माला भी बनाते हो, उनको स्टैचू भी बनाते हो, सब कुछ करते हो, ये उन्होंने कहा था। और डिबेट बहुत अलग तरीके से चली गई। देखो, डिबेट का मकसद जो है आज यही है कि जो अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस की, उसकी प्रासंगिकता क्या है। मुझे लगता है अगर इस पे हम लोग अगर बात करें, आजादी से पहले से लेके उसके बाद तक, लाहौर से लेके गुजरात से मुंबई तक के अधिवेशन होते रहे, और आज का जो अधिवेशन 2 दिन ही हुआ है, कल और आज का, इसके तासीर को समझने की जरूरत है। और पिछले अधिवेशन है उससे कनेक्ट अगर करो तो तस्वीर आपको बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इस बार का क्या इन्होंने जो स्लोगन रखा है, जो इनकी जो इस बार स्लोगन जो हुआ है वो है न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष। ये देखो कितना बदलाव हो गया। पहले क्या था, हुकूमत तकरीबन इनकी होती थी, सरकार और संगठन के तालमेल की बातें होती थी, संगठन को बड़ा करा जाए, सरकार सही चलाई जाए और उसमें सबकी सहभागिता हो, ये होता था। अब आज का जो अधिवेशन में पूरे देश से 1700 प्रतिनिधि बुलाए गए हैं, तो उनको ये समझाने की कोशिश करी है हमें न्याय पथ पे चलना है, संकल्प लेना है, यहाँ से निकल के संकल्प लेना है और समर्पण करना है, देश के लिए हमें समर्पण करना है। और सबसे लास्ट में इन्होंने कहा है कि संघर्ष में पीछे आप मत करो। ये लभोलुभाव है सारा, ये मैसेज देने लेकिन एक बात और नई चीज, एक बात ये गौर करने वाली कि राहुल गांधी जब बिहार गए थे तो उन्होंने खुद कहा कि बिहार चुनाव के वक्त कांग्रेस ने ठीक से काम नहीं किया है, और ये बात वो न सिर्फ एक बार, कई बार इसका जिक्र करते हुए नजर आए। यानी कि वो समझ रहे इस बात को कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में ही कोई कमी रह जा रही है। यस, ये देखो इसी धरती से जहां अधिवेशन हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कितना कठोर इन्होंने बयान दिया था अपने नेताओं के लिए कि हमारे अंदर भी जयचंद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, अगर उनको जाना तो चले जाइएगा। कोई नेता ईमानदारी से इतने कठोर कभी शब्द अपने लिए नहीं बोलेगा। अगर उनको लगता है कि घर में अगर कोई दूसरी विचारधारा का व्यक्ति है पनप रहा, तो उसको मनाया जाएगा, समझाया जाएगा, सही रास्ते पर लाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक सीधा सवाल और सीधा संदेश दे दिया, अगर जिसको जाना है तो आपको बाहर जाइएगा। इस अधिवेशन में नई चीजें क्या हुई हैं? नई चीजें ये हैं जो मैंने पहले बताया, पहले अधिवेशन में क्या होता था, सरकार और संगठन के बीच की बात होती थी। इस बार इन्होंने जो मौजूदा खामियां इनको दिखती हैं कांग्रेस को, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे अभी जो चुनाव जो जीते गए हैं उसमें वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाजपा बेईमानी से जीतती है, जो नए वोटर जोड़े जाते हैं जो हरियाणा में होते हैं वो दिल्ली में होते हैं, वो ही दूसरे राज्यों में होते हैं, जिसका इन्होंने जो परिणाम है सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है, इलेक्शन कमीशन को भी दिया है। मुझे वो बहस अलग चली जाएगी, उस पर ज्यादा चीजें नहीं हो पाई हैं। तो ये अभी चाहते हैं कि हम लोग उसी धारा पे आ जाएं और वही न्याय पथ को अपनाएं जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्योंकि कांग्रेस अगर पीछे जाएगी और पीछे चीजों को देखेगी तो कांग्रेस कभी भी अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो रिफॉर्म करने के लिए जो आधुनिक चीजों में जो साज सज्जा, जो ट्रेंड और जो ट्रेंडिंग जो दूसरे दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अल्टीमेटली इनको भी करना पड़ेगा। यही संदेश इन्होंने अपने 1700 जो प्रतिनिधि बुलाए गए उनको दिया गया है कि आज 9 तारीख जैसे खत्म होती है, इसके बाद जैसे आप देश में जाओगे तो एक संकल्प लेके जाओगे। संकल्प ये होगा कि हमें संघर्ष कैसे करना है, जमीन पे करना है या ट्विटर पे करना है आके, या टीवी प्रवक्ता बन के टीवी नेता बनना है। तो इन चीजों को बिंदुवार तरीके से मंथन करा गया है। अब इसमें क्या है, जो मीडिया का जो एक छौका इन्होंने लगाया है, जैसे एक तस्वीर सामने आ जाती है और वास्तव में इस पे सवाल उठने भी चाहिए। 2 सोफे शानदार पड़े हुए हैं, वहां पे आपके नेता
बैठे हुए हैं, जो सर्वसर्वा जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पद पे जो बैठा हुआ है अध्यक्ष, उनको आपने सीट में दे दिया। जो पीछे ये कहा जाता था कभी कि जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह के बारे में कहा जाता है तो स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर ऐसी शब्द मल्लिका खड़गे के बारे में अगर कहा जाए तो मुझे लग रहा है वैसी चीजें हो गई हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर पूरी पहले दिन से बनी हुई थी वहां पे कि कोई चीज ऐसी आ जाए जो हमें सूट करे ताकि जिसको हम वायरल करें। और मुझे लग रहा वही ऐसी तस्वीर उनके हाथ लग गई जिसपे अधिवेशन की सारी जो जितनी भी चीजें उन पे लाके थोप दी। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जैसी डिबेट शुरू होती है कि जो बड़े नेता जो रहे, जो आइडियल हमारे रहे, जिनकी आइडियोलॉजी रही है वो बट रही है। मुझे लग रहा बटनी नहीं चाहिए। जो बड़ा नेता रहा है वो अपने व्यक्तित्व से बनता है, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो। उनका जो विशाल जो व्यक्तित्व रहा है उसको ना कमतर कोई नहीं आंक सकता है, ना बीजेपी उसको ना कांग्रेस आंक सकती है। तो मुझे लग रहा है इन फिजूल चीजों पे नहीं जाना चाहिए। जो चीजें हो रही हैं उसको कांग्रेस को एडमिट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी तो देख ही रही है। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं कोई गलत बोल रहे उसके ऊपर तो हमलावर होगी। जी ठीक है हिमांशु जी, अभी तक जो आरोप लगाए जाते रहे हैं कांग्रेस की ओर से, और ये भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से कि दलितों के आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाहती है, तो वाकई में जो बीजेपी की दलितों के लिए जितने भी योजनाएं लाई जाती हैं ये सिर्फ एक प्रचार मात्र है, प्रतीकात्मक राजनीति भर है, या फिर वाकई में दलितों के लिए विचार किया जाता है? और अगर किया जाता है तो एक उदाहरण के तौर पर बताइए इसे। जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि जो इमेज बाय उन्होंने बोला अधिवेशन पर भारतीय जनता पार्टी वाले टक्की लगाकर बैठे थे, गलती हो या ना हो, चलिए मान के चलते हैं ये स्टूल वाला जो भी हुआ है सिलसिला ये गलती है और कांग्रेस जो है दलितों के साथ रहती है। पर क्या आप तब देखते जब प्रियंका गांधी जब अपने नॉमिनेशन पर गई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो कमरे के अंदर पहले घुसने नहीं दिया जा रहा था, फिर वो धक्का मार के घुसने की कोशिश की। तो प्रियंका गांधी के ये वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, पूरे भारत देश ने देखी है दलितों को कैसे अपमान हुआ था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने कैसे अपमान किया था। उनके बॉडीगार्ड धक्का मार के उनको बाहर किया है, वो कमरे में दरवाजा आधा खोलकर झांक रहे हैं। मैं जो कि दूसरी पार्टी का हूँ, मुझे देख के मेरे हृदय में बड़ा खराब सा लगा कि कैसे एक 82 साल बुजुर्ग को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो आप पार्टी के अध्यक्ष तो बोलते हैं, पर पार्टी के अध्यक्ष की क्या उनको पद वैल्यू देते हैं कि या वो दलित है इसलिए उनका नाम तो किनारे किया जाता है, या खुशी के हर मौके पे उनको जो है सम्मिलित नहीं किया जाता है, उनको साथ में कुर्सी में बैठाया नहीं जाता है। राहुल गांधी दिए पानी तो पीते नहीं है, उनको साथ में सोफे में नहीं बैठाया जाता है, रखा जाता है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। दूसरी बात रही तो दलितों के लिए है, हमारी सरकार आती ही दलितों के लिए इतनी योजनाएं, खासकर झारखंड के आदिवासियों की तो इतनी योजनाएं हैं, जनजीवन सेंसिटिव हो, सेंसिटिव आदिवासी उनके लिए 150 करोड़ की एक योजना की गई है, जनजाति की 36 स्कीमें। लेकिन आपकी ओर से भी तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है। तो करती है, किस तरह से? करती है दलितों का अपमान। किस तरह? कोई नई बात है क्या? अरे औरतों का अपमान तो अभी आपने सामने ही नहीं किया है कैसे हो रहा है। मतलब ऐसे तो शर्म आती है कि नेशनल टीवी पे महिलाओं का ऐसे अपमान किया जाए, तू तलाक करके बात की जाए। हमारे हिंदू समाज पार्टी की मेरे साथ ब्राह्मण है, हमारे समाज में जो है औरतों को पूजा जाता है, नेशनल टीवी पे आके जो फैट और फालतू बंद कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस की मानसिकता दिखा रही है। और दूसरा जो है खड़गे, मैंने 3 आपको बता दिए, कमरे में नहीं घुसने दिया जाता है, खाया नहीं जाता है। पानी वीडियो में सबने देखी होगी कि कैसे जैसे खड़गे जी ने पानी पिला दिया, पानी दिया तो राहुल गांधी ने मना कर दिया कि मैं आपके हाथ चलते हो, पानी नहीं पीऊंगा मैं। नवरात्र में जाके पट्टी खाते हैं, दलित के हाथ जब पानी पिएंगे, ये कांग्रेस की मानसिकता है। लेकिन जब चुनाव का जिक्र होता है तब देखा जाता है कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दलितों के घर जाते हैं तो क्या सिर्फ दलित तभी याद आते हैं जब चुनाव होते हैं? मैंने तो बोल दिया, मैंने तो अभी आपको गिना दिया कि 36 स्कीमें जो है जनजाति के विकास के लिए
दलितों के विकास के लिए, एससी के विकास के लिए बनाई गई है। अगर आपके पास समय है तो मैंने कुछ इसमें गिना भी देता हूँ। जनजाति विकास निगम, जनजाति विकास योजना, इसमें हर बार करोड़ों रुपए दिए गए हैं। जो बीपीएल लोग हैं उनके लिए अनाज दिया जा रहा है। ये आवास योजना के तहत उनको घर दिया जा रहा है। इस सरकार में उनका ट्रैवलिंग किया जा रहा है। अरे कहाँ चुनाव तो हो चुके हैं ना, हम दलितों के लिए करते ही जा रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर तो कांग्रेस में थे, ये नेहरू उनके विरोधी थे और हमने उनको जो है भारत रत्न ला के दिया 2001 में। कहाँ से ये कोई बात खाली टीवी में करेंगे? जाते जाते संदीप से एक सवाल जाते जाते बोल देता हूँ। जो सबसे बड़े ये जो वादे कर रहे हैं ईवीएम बोल रहे हैं, भाई साहब को अगर पता है, एक सवाल मेरे पार्टी जीते, ईवीएम कौन लाया था? भारत देश में ईवीएम की योजना किसने लाई थी? बता दे त्रिपाठी। ये तो उसी ईवीएम का भी तो ये विरोध कर रहे हैं और आज ही इस बात का विरोध किया गया है। जवाब देना, ईवीएम कौन लाया था? बताइए। जाते जाते कांग्रेस प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि अब जब ये बीजेपी सारे बातों का खंडन कर रही है, उन्होंने योजनाएं भी गिनाई है, हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी आपने देखा कि एक उदाहरण के तौर पर बीजेपी की ओर से पेश किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक कांग्रेस की ओर से क्या कदम उठाए गए? क्योंकि 80 से 90 के दशक में दलितों के आंदोलन में भी नकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई थी कांग्रेस की। अंजलि जी, पहली बात तो अगर आवेश में मैंने आपको कुछ कहा है, पर्सनली नहीं था। एक एज ए एंकर के रूप में आपने जो बिहेव किया वो दोहरा। मैंने कोई बिहेव नहीं किया। मैं मेरे सवाल का बस आप जवाब दीजिए, बाकी मुझे आपसे कोई भी चर्चा नहीं करनी है। जी, मतलब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जो मैंने अभी आपसे जब सवाल किया है उसका जवाब मांग रही हूँ। क्या सवाल किया है? जब आपका ध्यान ही नहीं है चर्चा में, आपको कैसे किससे सलूक करना है इस पर ही आपका पूरा ध्यान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े, तमाम आपने बातचीत की, क्योंकि आज चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिवसीय गुजरात में आयोजित हुआ, क्या 2027 एकमात्र लक्ष्य है कांग्रेस का, या फिर एक बार फिर से तलाश रही है जमीन कांग्रेस? और क्या इस सब इरादों में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? क्या वही मजबूती एक बार फिर से ला पाएगी कांग्रेस गुजरात में? ये बड़ा सवाल है। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा की समाप्ति करते हैं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।